एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसे चेरीज इतनी पसंद थी कि उसे लगता था बस और कुछ खाने की जरूरत ही नहीं है। सुबह हो या शाम मुझे बस चेरीज ही चाहिए। अब तो सारे लोग उसे चेरी ही पुकारने लगे थे। चेरी के पड़ोस में ही एक शातिर दिमाग औरत रहती थी। सिर्फ वो शातिर ही नहीं थी बल्कि काला जादू करने वाली डायन भी थी वो। और हाँ, उसके घर के बगीचे में चेरीज के पेड़ चेरीज से लबालब भरे हुए थे। वो लाल लाल चेरीज देखकर चेरी छुपके से बगीचे में कूद जाया करती और थोड़ी सी चेरीज ले आया करती थी। उस डायन को इस बात का बड़ा गुस्सा आता था। ऊपर से चेरी दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। उसके बाल लंबे और मुलायम थे, गाल तो मानो लाल लाल सेब। मुख तो इतना सुंदर था कि उसे देखकर डायन गुस्से से आग बबूला हो जाती थी। एक दिन चेरी हमेशा की तरह डायन के बगीचे में चेरीज इकट्ठा कर रही थी। यही देखकर डायन जैसे पागल हो गई। गुस्से से उसने चेरी पर जादू किया और उसने उसे कुरूप और भद्दा दिखने वाली मेंढकी बना दी। बेचारी चेरी। उस गांव का जो राजा था उसे 3 बेटे थे और राजा बूढ़ा हो चला था। राजा ने अपने बेटों से कहा, तुम्हें मैं जो शर्त बताऊंगा वो शर्तें जो पूरी करेगा वो ही गद्दी का असली वारिस होगा। पहली शर्त ये कि मेरी अंगूठी में से आराम से पार जाने वाला 100 गज मखमली कपड़ा मुझे लाकर देना होगा। और देखते ही देखते तीनों वीर निकल पड़े। दोनों बड़े बेटों ने गाड़ी घोड़े भी साथ ले लिए और मखमली कपड़ों के कई सारी गठड़ियाँ खरीद ली। पर सबसे छोटा जो था वो चलते चलते सोच रहा था कि बाजार में मिलने वाला मखमली कपड़ा अंगूठी में से कैसे पार होगा। वो बहुत दूर तक चलता रहा। कई जगह उसने खंगाली पर हाथ कुछ न लगा। थक हार कर वो एक नदी किनारे बैठ गया। तब क्या हुआ पता है? तालाब से एक मेंढकी उछल के उसके सामने आ गई और बोली, क्या हुआ है तुम्हें? बड़ी चिंतित दिखाई दे रहे हो। मीठी सी आवाज सुनकर राजकुमार ने मुड़कर देखा। अरे मेंढकी, तुम मेरी क्या मदद करोगी? पर बताओ तो सही, तुम्हारी अड़चन क्या है? राजकुमार ने पूरी हकीकत बताई और मेंढकी उछल के तालाब के अंदर चली गई। एक छोटा सा टुकड़ा लेकर बाहर आई और कहा, ये कपड़ा तुम लेकर जाओ, तुम्हें ये जरूर काम आएगा। फूल न सही, फूल की पंखुड़ी सही। ऐसा सोच राजकुमार वहाँ से चल दिया। जैसे जैसे राजमहल नजदीक आ रहा था वैसे वैसे राजकुमार का हाथ भारी होने लगा था। राजा ने देखा कि तीनों ही राजकुमार मखमली कपड़ों के साथ हाजिर थे। उसने अपनी सोने की अंगूठी निकाली पर दोनों बड़े बेटों के लाए हुए कपड़ों का थोड़ा सा हिस्सा ही अंगूठी के अंदर गया। बड़ी झिझक के साथ छोटे ने अपना कपड़ा आगे किया। इतना स्वच्छ साफ सुथरा मखमली कपड़ा देखकर सारे राज दरबारी आश्चर्यचकित हो गए। राजा की अंगूठी से वो कपड़ा बड़े ही आसानी से पार हो गया। हुश, एक शर्त तो पूरी हुई, राजकुमार ने सोचा। अब राजा ने अपनी दूसरी शर्त बताई कि अब मुझे इतना छोटा कुत्ता चाहिए जो अखरोट के कवच में समा जाए। फिर से तीनों राजकुमार अगली मुहिम पर निकल पड़े। ये तो बड़ी ही कठिन शर्त थी। अब इतना छोटा कुत्ता कहाँ ढूंढे भला? छोटा राजकुमार अब नजदीक के जंगल की तरफ चल पड़ा था। बड़ी देर तक चलता रहा और थक हार के फिर से नदी के किनारे ही आ बैठा। उसे मदद करने वाली उस मेंढके की उसे अचानक से याद आई और फिर से वो उछल के बाहर आ गई। अरे राजकुमार, तुम क्यों उदास दिख रहे हो? राजकुमार ने पूरी कहानी बताई। रुको, हम फिर से कोशिश करके देखते हैं। हाँ, ऐसे बोलकर फिर से वो पानी में चली गई और एक सूखा हुआ फल लेकर वो बाहर आ गई। बोली, ये लो, राजमहल में जाकर इसे फोड़ लो और फिर कमाल देखो। राजकुमार खुश होकर निकल पड़ा। बड़े भाइयों ने पूर्ण गांव में घूमकर कई सारे कुत्ते के पिल्ले जमा किए पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। किसी का सर न समा था तो किसी का पैर ही बाहर रह जाता तो किसी की पूंछ बाहर झांकती। दोनों बेचारे उदास हो गए। अब छोटे ने धीरे से फल सबके सामने फोड़ा और क्या, एक सफेद कुत्ते का बच्चा उसके अंदर समा गया।
राजा ने उसे अखरोट के कवच में रखते ही वह बड़े आराम से उसमें बैठ गया। राजकुमार बड़ा खुश हुआ, राजा भी बहुत खुश हुए। अब तीसरी और आखिरी शर्त, हाँ, जो कोई सबसे सुंदर लड़की बहू बनाकर लाएगा उसे ये राज्य इनाम में दिया जाएगा। अरे वाह, ये तो बड़ा आसान है। दोनों बड़े भाई निकल पड़े। उनके पहचान में कई सारी सुंदर कन्याएं थीं। ये शर्त उन्हें बड़ी ही पसंद आई थी, पर छोटा राजकुमार निराश हो गया। अब मुझे कौन मदद करेगा? वह भद्दी सी मेंढकी मेरी किस काम की? ये थोड़ी नदी में मिलने वाली कोई वस्तु है। सोचते सोचते राजकुमार कब नदी के किनारे पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। फिर से उछलकर वो मेंढकी उसके सामने आ गई। अब क्या हुआ? अब क्यों मुंह उतारे बैठे हो राजकुमार? तुम्हारा चेहरा जैसे रो रो कर फूल गया हो। राजकुमार ने शर्त बताई। मेंढकी ने कहा, जैसे ही राजमहल नजदीक आए पीछे मुड़कर देखना, पर हंसना नहीं। हाँ, अब की बार मेंढकी का कहा सच होगा, इस पर राजकुमार भरोसा ही नहीं कर पा रहा था। वो बेचारा राजमहल के दिशा में चल पड़ा। जैसे ही राजमहल नजदीक आया उसे पीछे से कुछ शब्द सुनाई पड़े। उसने पीछे मुड़कर देखा और देखते ही रह गया। 6 हट्टे कट्टे चूहे एक बड़े से कद्दू की गाड़ी बड़ी तेजी से खींच रहे थे। एक बहुत बड़ा मेंढक लकड़ी के बक्से पर बैठकर गाड़ी हाँक रहा था और सबसे पीछे एक ऊंचे आसन पर उसकी दोस्त मेंढकी बैठी हुई थी। यह तो बड़ा ही विचित्र दृश्य था, पर राजकुमार को बिल्कुल हंसी नहीं आ रही थी। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था, ये कैसे गाड़ी है? अगले मोड़ पर उसे अलग ही गाड़ी दिखाई पड़ी। एक रथ को 2 सुंदर काले घोड़े खींच रहे थे। गाड़ी वाले ने सैनिक के कपड़े पहने हुए थे। एक अप्सरा जैसे सुंदर लड़की आसन पर बैठी हुई थी। राजकुमार ने झट से पहचान लिया कि ये कोई और नहीं, ये वही मेंढकी ही है। तीनों राजकुमारों ने राजमहल में प्रवेश किया। दोनों बड़े भाइयों ने सुंदर लड़कियों की जैसे सेना ही खड़ी कर दी थी। पर जैसे ही चेरी ने राजमहल में प्रवेश किया, सारे सरदारों ने उसे सौंदर्य की रानी कहकर उसे मुकुट पहना दिया। तो प्यारे दोस्तों, शर्त पूरी करने के बाद राजा ने सबसे छोटे राजकुमार को ही राज्य का राजा बना दिया। कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम संजय था। वो और उसकी बूढ़ी माँ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। वो बेचारे इतने गरीब थे कि आज क्या खाएं, ये सवाल हर दिन उनके सामने मुंह खोले रहता था। थोड़ी उम्र बढ़ने के साथ संजय ने निर्णय लिया कि अब वो समय आ चुका है कि कोई छोटा मोटा कारोबार करना चाहिए जिससे माँ की तकलीफ कम हो सके। माँ की अनुमति लेकर संजय घर से निकल पड़ा। बड़ी देर तक चलता रहा और चलते चलते वो एक जंगल में पहुंचा। हर तरफ कई सारे पहाड़ थे। उनके बीच में से संजय अपनी राह बनाते चल रहा था। सन्नाटे में कीड़ों की किर्रे किर्रे आवाजें आ रही थी। आसपास न कोई झोपड़ी और न कोई सराया नजर आ रहा था। किसी से न डरते हुए संजय बस चलता रहा और तभी थोड़े ही दूर उसे दिए की रोशनी दिखाई दी। तो उसके कदमों की रफ्तार अपने आप बढ़ गई। आज की रात यहीं विश्राम करता हूँ, ऐसे सोचकर संजय ने दरवाजा खटखटाया। इतनी रात गए कौन है? किसी की झल्लाहट भरी आवाज सुनाई दी। यह आवाज तो किसी इंसान की ही नहीं लगती। संजय समझ गया, परंतु अब पीछे हटने में कोई समझदारी नहीं थी। अंदर से फिर से किसी ने आवाज दी, कौन है? मैं संजय हूँ। क्या आज की रात मैं यहाँ सो सकता हूँ? दरवाजा खुला। बाप रे! डर के मारे संजय की तो हालत खराब हो गई। 2 अजीबोगरीब सिरों वाला वो एक भयावह राक्षस था। उसकी आंखें लाल लाल थीं, बालों की गुत्थी जमी हुई थी। नाक तो बहुत ही विचित्र थे। ओठ मोटे थे और दांत ये बड़े बड़े और बाहर की ओर झुके हुए थे। उसके सामने संजय मानो एक चूहे जितना प्रतीत हो रहा था। पर अब किया भी तो क्या जाए। ये बच्चा जैसे ही सो जाएगा फिर इसे भून के खाने में बड़ा मजा आएगा। एक सर धीरे से दूसरे कान में फुसफुसाया,
पर उस राक्षस ने संजय का आदरातिथ्य बहुत ही अच्छे से किया। उसने संजय को भर पेट खाना खिलाया, सोने के लिए एक बड़ा सा कमरा भी दिया और बोला कि तुम बिल्कुल डरना मत, हाँ, मगर रात में चूहे छछूंदर आए फिर भी बिल्कुल मत डरना। एक बार मैं सो गया तो मानो मुझे मुर्दे जैसी नींद आती है, संजय ने कहा। राक्षस के दिल की ख्वाहिश उसने उसकी आंखों से अच्छे से भांप ली थी। खुद को बड़ा ही ढीठ समझता है ना, पर ये रात तुम्हारी आखिरी रात है। पर ये बात थोड़ी ही उसे पता है। बरामदे में चहलकदमी काढ़े हुए वो अपने आप से ही बड़बड़ा रहा था, पर दीवार से कान लगते ही संजय को राक्षस का हर शब्द सुनाई दे रहा था। तो फिर बच्चों, संजय ने अपना दिमाग लगाया। धीरे से एक बड़ी सी लकड़ी उसने चद्दर के नीचे छुपाई, तकिए भी ढक दिए और झट से संजय अलमारी में छिप गया। हाथों में बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर वो 2 सिर वाला राक्षस धीरे से दरवाजे के करीब आया। दरवाजा खोला और जोर से उसने कुल्हाड़ी चलाई। लकड़ी के टुकड़े होने की आवाज आई। वाह, इसकी हड्डियों का तो कचुम्बर ही हो गया। राक्षस बड़े क्रूरता से हंसा। दूसरे दिन संजय को देखकर राक्षस अचंभित हो गया। शांत रहकर उसने पूछा, तो बताओ कैसी नींद आई? संजय ने बड़ी चतुरता से उत्तर दिया, वाह वाह, बड़ी अच्छी नींद आई। रात में बस एक चूहा मेरे तकिए पर आ गया था, पर मैं तो गहरी नींद में था। बहुत थक गया था ना मैं। बहुत ही बलवान लगता है ये, राक्षस के एक सर ने दूसरे सर से कहा। अब की बार तो इसका काम ही तमाम कर दूंगा। संजय ने भी सोच लिया, अब की बार इसकी बड़ी फजीती करता हूँ। फिर दोनों मेज पर खीर खाने के लिए बैठ गए। संजय ने अपनी कमीज के नीचे एक चमड़े की थैली छुपा ली थी। खीर पीने का नाटक करके वो चुपके से कमीज में खीर उंडेल देता था। देखते देखते 8 कटोरियां खत्म हो गई। तुझे तो बहुत भूख लगी है शायद, राक्षस ने कहा। है, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसी और कटोरियां पी सकता हूँ। पर राक्षस भाई साहब, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। संजय ने एक चाकू से कमीज के अंदर छुपाई हुई थैली फाड़ दी। देखो मेरे पेट में गई हुई खीर बाहर निकली कि नहीं। राक्षस भाई साहब, मैं तुमसे एक शर्त लगाता हूँ, तुम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अरे मूर्ख, क्या तुमने मुझे इतना डरपोक समझ रखा है? जो तुम कर सकते हो क्या मैं नहीं कर सकता? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? ला मुझे दो वो चाकू। बड़े गुस्से से दांत पिसते हुए राक्षस ने संजय के हाथों से चाकू छीन लिया और खुद के पेट में घुसा दिया। खून और उसकी आंतें बाहर आ गई और देखते ही देखते वो 2 सिरों वाला राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। अपनी होशियारी से राक्षस को मार दिया और वो घर चला गया। सारी संपत्ति का संजय अकेला मालिक बन गया। एक गांव में 3 भाई रहते थे। तीनों ही बड़े विद्वान, कई शास्त्रों में ज्ञानी थे। अपने ज्ञान पर उन्हें बड़ा गर्व था। उनका एक सौतेला भाई था जिसका नाम गोपाल था। वो बेचारा अनपढ़ और गरीब था। मतलब वो होशियार था पर उसने पढ़ाई नहीं की थी। एक दिन वो तीनों भाई कोई नया काम ढूंढने के लिए दूसरे गांव जाने लगे। गरीब गोपाल ने उनसे कहा कि मैं भी आपके साथ आना चाहता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हमारी बराबरी मत करना, नौकर बन के रहना होगा। गोपाल ने कहा ठीक है, और वो तीनों गोपाल को लेकर चल पड़े। दोपहर में विश्राम के लिए वो रास्ते में रुक गए। पानी वगैरह पीने के बाद वो पेड़ के नीचे बैठे। तब उन्हें पास ही कुछ हड्डियां नजर आईं। उन तीनों में से बड़े भाई को अपनी विद्या दिखाने की इच्छा हुई। उसने कहा देखो, मैं ये हड्डियां जोड़कर इससे जानवर का कंकाल बनाऊंगा। और कुछ ही पलों में उसने हड्डियां जोड़कर एक जानवर का कंकाल बना दिया। कंकाल देखने के बाद तुरंत दूसरे भाई ने कहा, अब मैं मेरी विद्या के सामर्थ्य से इस कंकाल पर मैं रक्त, मांस और चमड़े का निर्माण करता हूँ। और तुरंत उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। देखते ही देखते उस कंकाल पे रक्त, मांस और चमड़ा आ गया। गोपाल ये सब आश्चर्य से देख रहा था। तभी तीसरा भाई
अपनी होशियारी दिखाने के लिए आगे बढ़ा। उसने कहा, अब मैं मेरे मंत्र सामर्थ्य से इस जानवर के अंदर चेतना फूंकता हूँ और इसे जीवित करता हूँ। गोपाल ने डर के मारे कहा, रुको, अगर ये जीवित हुआ तो हमें खा जाएगा, तुम इसे जीवित मत करो। तीसरे भाई ने गोपाल से कहा, हे मूर्ख, दूर हो जाओ। दो भाइयों ने अपने ज्ञान के दम पर सिर्फ हड्डियों का एक जानवर तैयार किया। अब मैं मेरी विद्या का कमाल दिखाकर ही रहूंगा, तो चुप रह। गोपाल ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी बात मानो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो। मेरे पास तुम लोगों जैसी विद्या तो नहीं है, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान है, जगत का अनुभव है। लेकिन गोपाल की बात कोई मान ही नहीं रहा था। तब गोपाल ने कहा, ठीक है, पहले मैं उस पेड़ पे चढ़ता हूँ, उसके बाद तुम मंत्र पढ़ो। ऐसा कह के गोपाल उस पेड़ पे चढ़ गया। तीनों भाई गोपाल पे हंसे और उन्होंने कहा कि ये कितना बेवकूफ है। अब तीसरे भाई ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसके बाद जो प्राणी जीवित हुआ वो प्राणी था एक सिंह। उसने एक भयंकर दहाड़ मारी और तीनों भाइयों पर हमला करके उन्हें मार के खा लिया। लेकिन चतुर गोपाल पेड़ पे चढ़ा हुआ था, इसलिए वो सुरक्षित रहा। खरगोश का कारनामा। एक थी नदी। नदी में था एक कछुआ। उस नदी के किनारे एक पेड़ था जिसके नीचे एक बिल था और उस बिल में रहता था एक खरगोश। नदी के किनारे कछुआ धूप सेंकने आता था और खरगोश घास खाने आता था। उन दोनों की बहुत अच्छी पहचान हो गई और फिर दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। बहुत बातें करते थे, बहुत खेलते थे और बहुत धूम भी मचाते थे। कछुए के ना होने पर खरगोश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक बार एक लोमड़ी ने उन्हें देखा। ओह, वाह 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 वाह, कैसा गोल मटोल खरगोश है और कैसा मस्त मोटा कछुआ। वाह, अगर मुझे ये खाने के लिए मिल जाए तो, पर मिलेंगे कैसे? जब कछुआ पानी में होता है तो खरगोश उसकी पीठ पर बैठता है और अगर खरगोश बिल में रहता है तो कछुआ सामने ही बैठा रहता है। दोनों को एक साथ कैसे पकड़ा जाए? अकेले अकेले ही मिलना चाहिए। एक बार क्या हुआ पता है? कछुए का पेट बहुत दुखने लगा। वो करवटें बदलने लगा। ओह माँ, ओह माँ, ऐसा कहने लगा। खरगोश को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, कछुए भाई, घबराओ नहीं, मैं एक अच्छी सी दवा लाता हूं, तुम बस मेरे बिल में ही बैठे रहना। और फिर खरगोश निकल गया दवाई लाने। कछुआ फिर से कांपने लगा, करवटें बदलने लगा। माँ, माँ। कछुए ने आंखें बंद कर दी और करहाता रहा। लोमड़ी तो ताक लगाए बैठी ही थी। उसने एक थैली लाई, उसे खोला और धीरे से कछुए के पीछे रख दिया। इधर उधर हिलते हिलते वो कछुआ थैली में घुस गया। लोमड़ी ने झट से थैली का मुंह बंद कर दिया, थैली पीठ पर लादी और घर की ओर निकल पड़ा। उसका घर पहाड़ की एक गुफा में था। यहां खरगोश दवाई लेकर आया और देखा तो क्या, कछुआ गायब। कहां गया भाई कछुआ? खरगोश इधर उधर देखने लगा। उसी समय लोमड़ी उसे जाते हुए दिखी और उसकी पीठ पर दिखी वो थैली। थैली में से आवाज आ रही थी, मां, मां, मेरा पेट। अरे लोमड़ी, कछुए को पकड़ा क्या? खरगोश ने सोच विचार किया और छुपते छुपते वो लोमड़ी के आगे निकल गया। एकदम आगे आगे चल गया और फिर खरगोश लोमड़ी के रास्ते में ही मरने का नाटक करते हुए लेट गया। लोमड़ी खुशी खुशी चल रही थी। आज तो कछुए की दावत है।
ऐसा वो मन ही मन सोच रही थी। तभी मरा हुआ खरगोश उसे दिखाई दिया। अरे, लगता है ये खरगोश यहाँ मर गया है। लोमड़ी ने झुककर देखा। खरगोश की कोई हलचल नहीं है। चलो, खरगोश और कछुआ दोनों मिल गए। लोमड़ी बहुत खुश हो गई। वो झप 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 करते हुए घर पहुंची और कछुए की थैली नीचे पटका दी। चलें, अब खरगोश को उठाएंगे। वो खरगोश को लाने वापस आई। बहुत चली, बहुत चली। चलते चलते खरगोश के बिल तक पहुंच गई, पर खरगोश दिखा ही नहीं। अरे ये क्या? खरगोश को किसी ने चुराया लगता है। चलो जाने दो, अब मैं कछुए का ही नाश्ता करूंगी। ऐसा कहकर लोमड़ी वापस चली गई। इधर खरगोश ने क्या किया पता है? लोमड़ी के पीछे से धीरे धीरे उसकी गुफा में गया। खरगोश लोमड़ी की गुफा में घुसा, थैला खोला और कछुए को बाहर निकाला। उस गुफा में मधुमक्खी का एक छत्ता था। वो खरगोश ने धीरे से निकाला और उस छत्ते को थैली में बंद करके थैली वैसी ही रख दी। अब खरगोश और कछुआ दोनों एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गए। इधर लोमड़ी खाली हाथ घर लौटी। खरगोश नहीं तो ना सही, कछुआ तो मिला। लपलपाती हुई जीभ से उसने थैली का मुंह खोला और एकदम मुंह अंदर डालकर कछुए को खाने की सोची। फिर क्या, सारी मधुमक्खियां बाहर आ गई और लोमड़ी पर टूट पड़ी। नाक को काटा, मुंह को काटा, पीठ और पूंछ को भी काटा, कान को काटा। अरे अरे बाप रे, अरे बाप रे! लोमड़ी एकदम घबरा गई। कुई कुई कुई! लोमड़ी चिल्लाने लगी, इधर उधर भागने लगी, लेटने लगी, पर मधुमक्खियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आखिर में भागकर लोमड़ी ने नदी में छलांग लगाई। तब जाकर कहीं मधुमक्खियों ने पीछा छोड़ा। खरगोश और कछुआ ये तमाशा देख रहे थे। उनको बहुत हंसी आई। हंसते हंसते उनके पेट दुखने लगे और फिर दोनों दूसरे रास्ते से निकल गए। विश्वासघात का फल। विक्रांत नाम का एक राजा था। उसके लड़के का नाम था अमर। अमर को शिकार करने का बड़ा शौक था। एक बार अमर घोड़े पर बैठकर अकेले ही जंगल की ओर निकला। वो जंगल में एक हिरणों के झुंड के पीछे जा रहा था। जाते जाते अमर बिल्कुल थक गया। दोपहर हो गई थी, फिर उसे कोई शिकार भी नहीं मिल रहा था। उसे बहुत प्यास लगी। वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। उतने में उसे एक तालाब दिखा। तालाब का पानी ठंडा और साफ सुथरा था। अमर ने पहले अपने घोड़े को पानी पिलाया और फिर उसने एक पेड़ से उसे बांध दिया और खुद पेट भर पानी पिया। उसके पास जो भी था वो उसने खाया और पेड़ के नीचे बैठ गया। इतने में दिन ढल गया। अमर अब कहीं भी नहीं जा सकता था। रात वहीं बितानी मजबूरी हो गई। वो थोड़ा घबराया हुआ भी था। फिर क्या हुआ पता है? झाड़ियों के पीछे से एक बब्बर शेर सामने आया। वो भी पानी पीने को ही आया था। उसे देखते ही घोड़ा घबरा गया और रस्सी तोड़कर जंगल में भाग गया। शेर जैसे जैसे पास आने लगा वैसे वैसे अमर थर थर कांपने लगा। पर ऐसी अवस्था में भी उसे एक उपाय सूझा। वो दम लगाकर पास के एक पेड़ पर चढ़ गया और एक डाल के ऊपर बैठ गया। उतने में वहां एक भालू आया। वो भी पानी पीने के लिए ही आया था। शेर को देखकर वो भी घबरा गया और अमर जिस पेड़ पर बैठा था उसी पेड़ पर चढ़ने लगा। अब तो अमर को और भी ज्यादा घबराहट हुई। उसे लगा कि अब ये भालू उसे खा लेगा। बैठे बैठे वो थर थर कांपने लगा। भालू ने उसे देखा और कहा,
तुम राजकुमार हो ये मुझे मालूम है, पर तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाने वाला। हम दोनों का एक ही दुश्मन है, मतलब नीचे खड़ा हुआ वो शेर। हम दोनों अब दोस्त हैं ना? मैं तुम्हारे पास बैठूंगा, पर तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। अमर को उस पर विश्वास करना ही पड़ा। भालू उसके पास आकर बैठा और सच में उसने अमर को हाथ भी नहीं लगाया। शेर अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। दोनों में से कोई एक नीचे गिरेगा और फिर वो उसकी दावत होगी, ऐसा सोचकर वो नीचे बैठा ही हुआ था। जैसे जैसे रात बीतने लगी, राजकुमार को नींद आने लगी। एक तो उसने दिन भर कुछ खाया नहीं था और बहुत ही थका हुआ था। भालू ने उसे कहा, राजकुमार, तुम्हें बहुत नींद आई है, थोड़ी देर तुम सो जाओ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मेरा विश्वास करो। राजकुमार अब तो नींद में खर्राटे लेने लगा। नीचे शेर ने उसका खर्राटे लेना सुना और उसने भालू से कहा, भालू भाई, तुम क्या और मैं क्या, मनुष्य को खाने वाले प्राणी। तुम अगर नीचे आओगे तो मैं तुम्हें तो खा ही जाऊंगा, इसलिए तुम्हारे बचाव के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम उस मनुष्य को मुझे सौंप दो, मैं उसे खाऊंगा और चला जाऊंगा। फिर तुम भी आराम से नीचे उतरो और तुम्हारे घर चले जाओ। शेर भाई, तुम्हारा ये उपाय मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता। बेचारा राजकुमार मुझ पर विश्वास करके सोया है और उसका विश्वासघात मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तुम्हें मालूम नहीं क्या कि विश्वासघात जैसा कोई दूसरा महापाप नहीं होता। शेर क्या करता, चुप रह गया। थोड़ी देर में राजकुमार नींद से जागा। उसने भालू को कहा, भालू भाई, अब तुम थोड़ी देर सो जाओ। भालू ने कहा, ठीक है। भालू सो जाने पर शेर ने राजकुमार से कहा, अरे राजकुमार, तुम्हारे जैसा मूर्ख इस पृथ्वी पर कोई नहीं। तुमने इस भालू पर विश्वास किया। अरे ये भालू थोड़ी देर में उठेगा और इसे बहुत भूख लगेगी और उस भूख को शांत करने के लिए वो तुम्हें खा जाएगा। मैं बोलता हूँ वो कर। उस भालू को धक्का मार कर नीचे गिरा। मैं उसका गला पकड़ूंगा और मेरी गुफा में ले जाऊंगा। फिर तुम आराम से नीचे उतरो और अपने घर निकल जाओ। राजकुमार था नासमझ। शेर के बोलने पर उसने अपनी सारी ताकत लगाई और भालू को धक्का मारा, पर नसीब से भालू नीचे नहीं गिरा। उसे दूसरी डाल मिल गई और वो बच गया। वो धीरे धीरे वापस ऊपर आ गया। अब तो राजकुमार की घिघी बंद गई। हे भगवान, हे भगवान, मर गया, मर गया। राजकुमार ऐसे चिल्लाने लगा। भालू उसके पास आकर बोला, राजकुमार, डरो मत, चिल्लाओ मत, मैं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं करूंगा, पर इंसान होकर भी तुमने मेरा विश्वासघात किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पागल हो जाओगे और गली गली नाकामिसा नाकामिसा कहते हुए घूमते फिरोगे। थोड़ी देर में सुबह हो गई। शेर निराश होकर अपनी गुफा की ओर चल दिया। भालू भी चला गया। पीछे से अमर भी उतरा। गांव गांव भटकने लगा बेचारा। मुंह से नाकामिसा नाकामिसा बड़बड़ाते हुए चला जा रहा था। इधर राज्य में बहुत गड़बड़ हो गई। राजकुमार घर वापस नहीं आने के कारण राजमाता खाना ही नहीं खा पा रही थी। आखिर में बहुत ढूंढने पर सिपाही को अमर मिल गया, पर वो किसी को भी पहचान नहीं रहा था। राजा को लगा कि राजकुमार पूरी तरह से पागल हो गया है। राजा ने वैद्य बुलाए, तांत्रिक बुलाए, पर कोई भी राजकुमार को ठीक नहीं कर पा रहा था और राजकुमार का नाकामीसा बंद ही नहीं हो रहा था। राजा को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। पर उसी समय उन्हें अपने राजगुरु की याद आई। राजगुरु अंतर्यामी थे और विद्वान भी थे। राजगुरु ने कहा, ठीक है, मैं इसे ठीक करता हूँ। राजगुरु ने ना से शुरू होने वाला एक मंत्र जोरदार आवाज में कहा। उसका परिणाम तुरंत दिखा। राजकुमार ना भूल गया और सिर्फ कामीसा कामीसा ऐसा बोलने लगा। दूसरा मंत्र बोलने पर राजकुमार का अक्षर भूल गया और सिर्फ मीसा मीसा ऐसा बोलने लगा। ऐसे 4 मंत्र बोलने पर वो सारे अक्षर भूल गया और ठीक हो गया। राजकुमार अमर को अपनी गलती समझ में आई। राजा ने राजगुरु को बड़ा सा उपहार दिया। इसका मतलब ये कि विश्वासघात के जैसा दूसरा महापाप नहीं।
अपना स्वार्थ साधने के लिए अगर इंसान एक दूसरे का विश्वासघात करने लगे तो उसके बुरे परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे।